हम लोग क्लास 10th का पेपर हल कर रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे, तो आधे बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन्य जीव या वन्य प्राणी से आप क्या समझते हैं। ये पूछा गया प्रश्न आपका 2 नंबर में। 2 नंबर पूछा गया है कि वन्य जीव किसे कहते हैं या वन्य प्राणी किसे कहते हैं, या वन्य जीव या वन्य प्राणी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वर्ड को तोड़ना हम लोगों को। देखिए यहाँ पर वन्य माने वन होता है, वन होता है, और प्राणी का मतलब जीव होता है। ठीक है, यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वनों में निवास करने वाले या वनों में रहने वाले जीवों को वन्य जीव या वन्य प्राणी कहते हैं। और देखिए अगर हम लोग देखें तो वन्य जीव जो होते हैं, एक तरह से देखें तो पौधे और जंतुओं का, यानी पौधों, पादपों और जंतुओं का जो समन्वय है, संतुलन है, वह एक दूसरे के कारण है। दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे के कारण ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर पूछे वन्य प्राणी पर टिप्पणी लिखे तो सीधे कह सकते हैं आप लोग कि वन में रहने वाले प्राणियों को या जीवों को वन्य जीव या वन्य प्राणी कहते हैं। अगर हम वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, या फिर उनका किसी व्यापारिक महत्व के लिए अवैध शिकार करते हैं, तो उनकी संख्या में कमी आएगी, जिससे जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो प्रभावित होंगी। और जैसे ही खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं तो इसका पूरा का पूरा वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वन्य प्राणी से ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, आप लोग बना कर लिख सकते हैं वन्य वाले में। इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि वनों में रहने वाले प्राणियों को वन्य प्राणी या वन्य जीव कहते हैं। और थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना चाहेंगे तो आप जानेंगे, वो बता सकते हैं कि जो वन्य प्राणी होते हैं, वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किया जा रहा है, उनके खुरों के लिए, उनके सींग के लिए, उनके नाखूनों की त्वचा के लिए, है ना, चमड़ी के लिए अवैध शिकार किया जा रहा है। और इसी तरह इसका शिकार किया जाता रहे तो भविष्य में बहुत सारे प्रकार के वन्य जीव यानी कि वन्य प्राणी पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो वन्य प्राणियों के कारण, वन्य प्राणी जो होते हैं, अगर इस तरह शिकार उनका अधिक किया गया तो खाद्य श्रृंखला मतलब ये होता है कि एक श्रेणी चलती है जिसमें जो प्राणी होते हैं अपने स्थान के अनुसार अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे जो सबसे पहले हम देखें तो जो शाकाहारी होते हैं वो सूर्य से, जो स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी, वो सूर्य के प्रकाश से और मिट्टी के जल से अपना भोजन बनाते हैं। और फिर जो जो स्वपोषी होते हैं उनको जो जीव खाते हैं उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। शाकाहारी को जो जीव खाते हैं उनको हम बोलते हैं मांसाहारी। इस तरह से श्रृंखला बनी हुई है। तो अगर हम शिकार करते गए जीवों का, वन्य प्राणियों का, तो एक तरह से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। और जैसे ही खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है तो पूरा पूरा वातावरण हमारा प्रभावित होगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना रहेगा बना चुनाकर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में तुलना करना है या अंतर स्पष्ट करना है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट करना है या फिर तुलना करना है। और ये प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर में। ये प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर में कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे लैमार्कवाद, दूसरे कॉलम में लिखेंगे डार्विनवाद। और इस प्रकार लैमार्कवाद में लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था उनमें, उस सिद्धांत में, और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, लैमार्क और डार्विन दोनों ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीवों का विकास किस प्रकार पृथ्वी पर हुआ है उसका सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर ये दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों का जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की आपस में तुलना करने के लिए कहा गया है या अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। तो हम अंतर करते हैं। तो देखिए लैमार्कवाद जो है, इनका पहला पॉइंट क्या है। लैमार्कवाद के अनुसार हम जैसे बताएंगे वैसे आपको परीक्षा में लिखना रहेगा। हम ये जो लिखे वो शार्ट में थोड़ा लिखे हैं, आपको सही से लिखना रहेगा। तो लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन लैमार्कवाद का कहना है कि यानी इनके अनुसार जिराफ की जो गर्दन हुआ करती थी वो छोटी हुआ करती थी। और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिराफ जो थे वो भिन्न भिन्न लंबाई की थी, यानी जिराफ की जो गर्दन थी वो भिन्न भिन्न लंबाई की थी। ठीक है, यहाँ पर कि कुछ छोटी गर्दन वाले जिराफ भी थे और कुछ बड़ी गर्दन वाले जिराफ भी थे, इनका कहना है। दोनों में अंतर हुआ समझ में पहला पॉइंट। यानी कि लैमार्कवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी हुआ करती थी और डार्विनवाद के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन भिन्न भिन्न लंबाई की हुआ करती थी, माने अलग अलग लंबाई की हुआ करती थी। ठीक है, 2 अंतर हुआ, पहला अंतर हो गया। दूसरा, लैमार्कवाद ये कहते हैं कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप बार बार क्या कहा, जब पृथ्वी पर से घासें खत्म हो गई ज़मीन पर से, तो पौधों की टहनियों को, पौधों की पत्तियों को भेटने के लिए बार बार वो अपनी गर्दन को ऊंचा करते थे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ये लैमार्कवाद कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी के, देखिए 60 में लिखा है जिराफ और यह ग मतलब गर्दन है। तो गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप ये कहते हैं कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी के जिराफ की गर्दन कुछ लंबी हो गई, यानी कि अगली पीढ़ी की जिराफों की गर्दन कुछ लंबी हो गई। कब? अगली पीढ़ी, यहाँ पे जब खिंचाव कर रहे थे बार बार गर्दनों का, तब।
ठीक है। यानी कहते हैं कि जो गर्दन जो आज जो जिराफ हैं वो लंबी गर्दन वाले क्यों हैं, क्योंकि जब वो गर्दन का खिंचाव कर रहे थे, बार बार प्रयोग कर रहे थे गर्दन का, तो गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी के जिराफों का गर्दन जो थी कुछ लंबी हो गई। ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जीवन संघर्ष के दौरान जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वही शेष बचे थे। यानी कि जब पृथ्वी पर से घासें खत्म हो गई तो सभी जिराफों में जीवन संघर्ष हुआ, है ना, कि हम खाएंगे। ठीक है भाई, पेट है, जीवित रहने के लिए चाहिए भोजन, और वो सब शाकाहारी हुआ करते हैं, तो उसमें अब जीवन संघर्ष उन दोनों के बीच हुआ, लड़ाई होने लगी कि हम खाएंगे, है ना। तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो नष्ट हो गए और केवल बचे कौन सी, केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ। यानी कि इनका कहना क्या है कि जीवन संघर्ष हुआ और जीवन संघर्ष के दौरान लंबी गर्दन वाले जिराफ ही केवल शेष बचे। तीसरा अंतर देखिए हम लोग यहाँ पर, तो लैमार्कवाद का कहना है कि इनके अनुसार, हम ये कह सकते हैं कि इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार गर्दन एवं अगली टांगों के उपयोग से, यानी उपयोग के फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। इनका का तीसरा पॉइंट क्या है कि लैमार्कवाद के अनुसार गर्दन एवं अगली टांगों के, ठीक है, अगली टांगों के उपयोग के फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। यानी कि गर्दन और अगली टांगों का उपयोग करते गए और करते करते इनके जो अगली पीढ़ियाँ आती गईं उनके गर्दन और पैर क्या थे, लंबे होते गए। ठीक है, ये कहते हैं डार्विनवाद क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे वही शेष बचे, और शेष बचे रहने के बाद लंबी गर्दन वाले जिराफों की संख्या के साथ साथ, मतलब संख्या तो बढ़ती ही गई, साथ साथ उनकी गर्दन और अगली टांगों का भी विकास हुआ। ठीक है, यानी कि छोटे वाले तो पहले ही मर चुके थे जीवन संघर्ष में, बचे थे बड़ी गर्दन वाले, तो ये इनके जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ की संख्या के साथ साथ गर्दन और अगली टांगों का भी विकास हुआ। यानी कि गर्दन तो थी उनकी लंबी, संख्या बढ़ती गई, संख्या के साथ साथ थोड़ा सा विकास भी हुआ गर्दन में और अगली टांगों में। नेक्स्ट और लास्ट है, तो लैमार्क का कहना यह है कि वातावरणीय प्रभाव, यानी कि वातावरण का जो प्रभाव पड़ा, वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों के उपयोग के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। लैमार्क ये कहते हैं कि वातावरणीय प्रभाव और अंगों के उपयोग के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि आधुनिक जिराफ जो इस समय के जिराफ हैं उनका विकास कैसे हुआ है, अंगों के अधिक उपयोग करने से, बार बार उपयोग करने से, ठीक है, और कुछ वातावरणीय प्रभाव के कारण। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जीवन संघर्ष और प्राकृतिक, यानी प्रकृति चुनती है कि कौन यहाँ पर आने के लायक है, और जो प्रकृति प्रभाव डालती है उस प्रभाव को जो झेल लेता है उसमें अपने आप को अनुकूलित कर पाता है, वो प्राणी जीवित रहता है, बाकी शेष नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चयन के दौरान, है ना, यानी कि जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप इनके अनुसार, है ना, हम कह रहे हैं डार्विनवाद के अनुसार, तो डार्विनवाद के अनुसार या डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। तो ये आपके 4 अंतर थे, और पूछता है तो स्पष्ट आप हल कर पाएंगे चारों अंतर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि मेंडल के नियमों की व्याख्या करना है 7 नंबर में, यानी कि मेंडल के जो नियम थे या आनुवंशिकता के जो नियम थे उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। तो आनुवंशिकता के कुल 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ठीक है, तो पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं मेंडल के नियम में। मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल को हम आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, या आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम होते हैं आपके हाई स्कूल के परीक्षा की दृष्टि से और इंटर की दृष्टि से भी, दोनों की दृष्टि से। तो मेंडल ने पहला जो नियम दिया था, पहले नियम को हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहते हैं पहले नियम को, प्रभाविता का नियम बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। तो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसमें देखिए होता क्या, प्रभाविता बढ़ाया, प्रभावी बढ़ाया। प्रभावी मतलब क्या होता है कि जो लक्षण दिखाई देता है अधिक मात्रा में, या जो लक्षण अधिक प्रदर्शित होता है उसी को हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और यहाँ पर उसी की बात किया जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब भी नियम पूछे हमको कुछ नहीं पता है, सिंपल सा एग्जाम्पल रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लेते हैं यहाँ पर लाल पुष्प वाले पौधे, और यहाँ पर लेते हैं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। ठीक, लाल पुष्प वाले का जीन होता है कैपिटल आर, सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के लिए जो जीन होता है स्मॉल आर। अब हम दोनों का क्रॉस कराएंगे,
हम लेंगे युग्मक, दोनों का हम जो भी लेते हैं। तो लाल पुष्प वाले पौधे का हम क्या ले रहे हैं, युग्मक ले रहे हैं। ये नर किसी को मान लेंगे, किसी को मादा मान लेंगे, किसी को नर किसी को मादा मान लेंगे। और यहाँ पे लाल पुष्प का जीन है कैपिटल या आप कह सकते हैं कि युग्मक है। और यहाँ पे सफ़ेद पुष्प जो है स्मॉल आर। जब क्रॉस कराते हैं हम लोग हैं तो जिस कॉलम में भरते हैं उसके ऊपर देखते हैं और उसके बाएं देखते हैं क्या है। तो इसके ऊपर देखें तो कैपिटल आर इधर से मिलेगा स्मॉल आर, पहले हम कैपिटल लिखते हैं, ऊपर जाएंगे तो कैपिटल आर इधर से मिलेगा स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर। और यहाँ पर देखिए जब कैपिटल आर जो होता है, जो कैपिटल रहेगा हमेशा वही प्रभावी होगा, और बाकी जो स्मॉल रहेगा हमेशा छुपा हुआ रहेगा, छुप जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल वाला प्रभावी है, बड़ा वाला प्रभावी जब होता है तो बड़ा वाला है कौन सा, लाल वाला। यानी कि ये जो पहली पीढ़ी बनेगी, जो पहली पीढ़ी बनेगी, इस पहली पीढ़ी में सभी जो पौधे होंगे केवल और केवल लाल पुष्प वाले होंगे, लाल पुष्प वाले होंगे। ठीक है, बस नियम खत्म मेंडल का। एग्जाम्पल इस तरह लीजिएगा, परीक्षा में लीजिएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं या संकरण करा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराते हैं, फिर सुनिए, जब लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं, सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अतः लाल पुष्प का जीन सफ़ेद पुष्प के जीन पर प्रभावी है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर सफ़ेद वाला जीन भी है और लाल पुष्प वाला जीन भी है, लेकिन लाल वाला जो जीन है वो सफ़ेद वाले पर भी प्रभावी हो चुका है, यानी उसको प्रदर्शित नहीं होने दे रहा, उसको छुपा दे रहा है। नहीं तो पुष्प कैसा होता है, सफ़ेद वाला होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे परीक्षा की दृष्टि से प्रभाविता का नियम में कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। जो देख पा रहे हैं वही लिखना है, लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अतः लाल पुष्प का जीन सफ़ेद पुष्प के जीन पर प्रभावी है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, खत्म हो गया नियम आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं दूसरा नियम। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं मेंडल का दूसरा नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। ये मेंडल का द्वितीय नियम भी है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं केवल एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम पढ़ेंगे जो पहला नियम होता है, पहले नियम जो पहला हम लोग नियम पढ़े हैं प्रभाविता का नियम, उस प्रभाविता के नियम को बेस बनाकर हम लोग चलेंगे और उसी आधार पर देखिए एग्जाम्पल हम जो भी लिख रहे हैं केवल एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे परिभाषा में परिभाषा उसको बनाएंगे उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल याद रखेंगे और साथ में परिभाषा भी, दोनों साथ में। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं ये जनक जो होता है, यानी कि जो पिता समान है ना, जनक है, जिनका हम क्रॉस कराते हैं जिन पौधों को लेकर उनको जनक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जनक एग्जाम्पल में भले लिखना है, लेकिन परिभाषा में क्या लिखना आप लोगों को है यहाँ से कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। फिर से सुनिए, जब लाल, ये प्रभाविता का नियम था अभी यहाँ तक प्रभाविता का नियम था। हम लोग क्या पढ़ते प्रभाविता के नियम में कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं, अतः लाल पुष्प का जीन सफ़ेद पुष्प के जीन पर प्रभावी होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम लोग इतना पढ़े थे, लेकिन अब जब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग परिभाषा बता रहे हैं आपको, हम पहले बता रहे हैं परिभाषा, एग्जाम्पल इसी में हो जाएगा। ठीक है, जो लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल है। तो हम जब पढ़ेंगे दूसरा नियम तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं या निर्मित होते हैं या प्राप्त होते हैं। युग्मक निर्माण के समय, देखिए क्रम से हम चल रहे हैं एकदम बिल्कुल क्रम से युग्मक निर्माण के समय देखिए जीन कैसे हैं, जोड़े में हैं। अब यहाँ पे क्या हो गए, अलग हो गए, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं। देखिए सभी जोड़े में है, लेकिन आपका जगह पृथक हो जाएंगे, अलग अलग पृथक हो जाते हैं और एक लक्षण के लिए खाली एक ही जीन आता है। जैसे लाल के लिए खाली एगो आर, सफ़ेद के लिए खाली एगो आर। अब इनमें स्वपरागण कराने पर, स्व माने स्वयं माने उसी का उसी से, यानी कि आर आर है तो इसी आर का उसी आर से, माने कि जो सेम है इन दोनों का इन दोनों से ही, यानी कि हम करा रहे हैं यहाँ पर कैपिटल आर है स्मॉल आर है,
ये पौधा लिए, फिर उसके लिए हमको कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, ठीक है। यानी इसी पौधे का इसी पौधे के साथ क्रॉस, यानी स्वपरागण। और जब यहाँ पर हम परागण कराएंगे स्वपरागण, तो हम देखें यहाँ से तो कैपिटल आर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल, इधर से स्मॉल, इधर से मिलेगा, इधर की स्मॉल मिलेगा, जैसे कैपिटल मिलेगा, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल, और इसमें जाएंगे यहाँ से तो ऊपर से मिलेगा स्मॉल, इधर से भी क्या मिल रहा है स्मॉल, ठीक है। ये होगा और ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं दूसरी पीढ़ी में देखें तो हम लोग देख पाएंगे फिनो और जीनोटाइप दोनों देखेंगे हम लोग कि फिनोटाइप लक्षण क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों देखेंगे। फिनो मतलब होता है कि जो लक्षण हम देख पाते हैं आंखों से, जैसे रंग रूप, यानी हम कह सकते हैं अगर आपसे पूछता है कि फिनोटाइप सब, अगर आपसे पूछता है कि फिनोटाइप सब क्या समझते हैं तो सीधे कह देंगे आप लोग कि किसी जीवधारी के बाह्य स्वरूप को उसका फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। या फिर फिनोटाइप को हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जैसे रंग रूप आकार स्वभाव ये सब हम देख पाते हैं, है ना, जान पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और किसी जीवधारी की कोशिका में पाई जाने वाली जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं या फिर जीन प्रारूप कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिनो पढ़ेंगे मतलब कि लक्षण प्रारूप, यानी कि जो हम देख पाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ कैपिटल था पूरा वो सभी कैसे थे, लाल थे, और जहाँ एगो कैपिटल एगो स्मॉल था वहाँ पर भी क्या थे, लाल थे। यानी देख पा रहे हैं कि 3 ठो जो पुष्प हैं, जो पौधे हैं पुष्प वाले, वो सभी लाल पुष्प वाले हैं। यानी 3 ठो कैसे हैं, लाल वाले हैं, लाल हम देख पाते हैं, रंग देख पाते हैं, तो हो गया फिनोटाइप। अब यहाँ पर देखिए एगो कैसा है, सफ़ेद वाला है, ठीक है ना, एगो कैसा है, सफ़ेद वाला है, एगो सफ़ेद, यानी कि यहाँ पर हो गया लाल और ये हो गया सफ़ेद। अनुपात कितना है इनका, अनुपात कितना है इनका, देखें हम लोग सफ़ेद हो गया, अनुपात कितना है इनका, तो 3 संबंध है। एक जीनों की बात करें तो हम जीन देखेंगे, तो हाई देखिए ऐसा जीन कहीं है चारों में, नहीं, खाली अकेले है, तो खाली हो जाएगा 1। अब देखिए हाई दोनों समान है, बिल्कुल सेम है, 2 ठो सेम है, तो हो जाएगा यहाँ पर 2, और इसके ऐसा कोई नहीं अकेले है तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो गया। और हम पढ़ते हैं नियम पे कैसे हम बताएंगे, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, एकदम स्टेप वाइज हमको देखना है, बस स्टेप वाइज, ठीक है। ये दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लाल और सफ़ेद दोनों, और किस अनुपात में, संबंध के अनुपात में। चलिए हम शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल हो चुका है, एग्जाम्पल इसी परीक्षा में लिखेंगे आप लोग। अब देखिए जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं और एक लक्षण के लिए एक जीन आता है। इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3 संबंध 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। बस ये नियम खत्म, दूसरा वाला नियम, ठीक है, दूसरा नियम खत्म, एग्जाम्पल सहित खत्म हो चुका है दूसरा नियम, ठीक। फिर से बता दें एक बार आप लोगों को, जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और एक लक्षण के लिए खाली एक ही जीन आता है। इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3 संबंध के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे दूसरा नियम यानी पृथककरण का नियम कहते हैं, ठीक है। ये नियम भी खत्म हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं मेंडल का तृतीय नियम, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र विवहन का नियम या फिर आनुवंशिकता का तृतीय नियम है। मेंडल ने इस नियम को नहीं दिया था, लेकिन उनके सम्मान में इस नियम का प्रतिपादन उनके नाम से ही किया गया, ठीक है। तो स्वतंत्र विवहन का नियम या फिर इसको हम बोलते हैं द्विगुण संकरण का नियम या फिर इसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। तो अगर आपसे पूछता है द्विसंकर संकरण, और पूछता है आपसे द्विसंकर संकरण, तो द्वि मतलब 2 होता है, संकर और मन संतान होता है, और संकरण में क्रॉस होता है यहाँ से, है ना, कि जब 2 लक्षणों को, तो जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। जब पूछेगा 1 नंबर में तब, या 2 नंबर में तब। जब पूछता है वही प्रश्न द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं 3 नंबर 4 नंबर में, तो हम समझिए कि आपका मेंडल का तृतीय नियम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, यानी कि 2, तो हम देखिए यहाँ पर स्वतंत्र विवहन का नियम या इसी को हम बोलते हैं द्विगुण संकरण या फिर द्विसंकर संकरण, ठीक है, जब बड़े प्रश्न के रूप में पूछता है तब। तो अब देखिए हम लोग, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे जब भी, तो आपसे पूछता है कि मेंडल के तृतीय नियम या स्वतंत्र विवहन नियम के नियम को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। तो ये पूरा चेकर बोर्ड भी है, एग्जाम्पल भी, सब कुछ है, और परिभाषा भी, लेकिन परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि प्रथम और द्वितीय जो नियम है वही काफ़ी लिखने के लिए। जब जो प्रश्न हमारा था मेंडल के नियम में,
तीसरा वाले खाली चेकर बोर्ड ही पूछता है, चेकर बोर्ड से आप लोग ध्यान देंगे, और नहीं तो लिखना हम बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस वाले में कि हम कर रहे हैं द्विसंकर संकरण, यानी कि यहाँ पर दो लक्षणों को हमको ध्यान में रखकर क्रॉस कराना है, संकरण कराना है। तो यहाँ पर एक लक्षण गोल हो गया, दूसरा क्या हो गया पीला हो गया, एक लक्षण यहाँ पर जोरदार हो गया, क्या हो गया हरा हो गया। हमने कहा यानी कि हम बीज तो ले रहे हैं, लेकिन बीज ले रहे हैं गोल है और पीला भी है, दो लक्षण है इस बीज का, दो लक्षण है, जोरदार मैंने पिचका हुआ है और यहाँ पर हरा भी है। हम मटर ले रहे हैं, अपने मेंडल ने पूरा प्रयोग मटर के पौधे पर ही किया था। तो इसका जीन लेते हैं, गोल मतलब लेते हैं राउंड राउंड यानी कैपिटल आर, और यहाँ से लेते हैं इसमें पीले वाले में येलो, क्योंकि ये सभी क्या है प्रभावी होते हैं। मटर देखते हैं हम लोग कि मटर गोल होती है तो गोल प्रभावी हो गया, प्रभावी दिखाते हैं हम लोग कैपिटल से। पीला भी देखते हैं हम लोग, मटर के जो अंदर का दाना होता है जिसको हम जिसकी दाल बनती है पीली होती है, और पीला हम देखते हैं अधिक मात्रा में होता है, और जो अधिक होता है वही प्रभावी होता है। प्रभावी को हम दिखाते हैं किससे, कैपिटल से। अब जब ये पूरा लिए हम प्रभावी के रूप में कैपिटल में, तो वही क्या हो जाएगा उसका जस्ट स्मॉल, जोरदार का हो जाएगा स्मॉल आर, इसका जगह स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जीन हो गए। जब क्रॉस कराएंगे हम लोग, देखिए क्रॉस जब कराते हैं हम लोग तो कैसे क्रॉस होता है, तो देखिए ये जो आर होता है मिलता है इस आर से, और ये जो वाई मिलती है छोटी वाई से, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ मिल जाती है। और ये बनता है पहली पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस जोरदार हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज उत्पन्न होते हैं। क्यों, तो ये आर कैपिटल है, गोल वाला होता है, पीला वाला, समझ में आ रहा है। खाई सब छुपे हुए, जो स्मॉल छुपे रहेंगे उनको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से अब देखिए जब युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक निर्माण हम कैसे करेंगे परीक्षा में, इसको देखते ध्यान देते हैं। तो देखिए हाई जो आर है, हाई पहले आर जो होगा दोनों लोगों से हाथ मिलाएगा, माने कि दोनों वाई से हाथ मिलाएगा, यानी जो कैपिटल आर होगा पहले मिलाएगा बड़की वाई से, फिर मिलाएगा कैपिटल आर छोटकी वाई से, यानी कैपिटल आर फिर मिलाएगा किससे, छोटकी वाई से। ठीक उसी प्रकार अब जो स्मॉल आर है मिलेगा दोनों वाई से, तो स्मॉल आर जो है पहले मिलाएगा बड़की वाई से मिलाएगा स्मॉल आर जो होगा बड़की वाई से, और फिर स्मॉल आर छोटकी वाई से, स्मॉल आर छोटकी वाई से। तो ये हमारा बन गया 4 ठो युग्मक। अब इन्हीं 4 युग्मक का क्या कराएंगे हम लोग, स्वपरागण कराएंगे और दूसरी पीढ़ी में दिखाएंगे। तो जब इसको स्वपरागण दूसरी पीढ़ी, तो हमको क्रॉस जो दिखा रहे हैं चेकर बोर्ड वाला, इसको यहाँ पर दिखाना है। जगह कम होने का बता रहे हैं आप लोगों को, नहीं दिखा पा रहे हैं हम, लेकिन ये जो चेकर बोर्ड बनाया गया है इसी के जस्ट सामने लिखना है, और हाई 4 ठो पॉइंट लिखे हैं, 5 ठो पॉइंट सबसे नीचे लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वपरागण दूसरी पीढ़ी ये सभी लिखना है। स्व मतलब स्वयं का, उसी का, यानी जितने पौधे बने हैं इन पौधे का इन्हीं पौधे से क्रॉस। यानी कि पहले क्या बना है कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल वाई, फिर क्या बना है स्मॉल आर बना है और स्मॉल कैपिटल वाई बना है, स्मॉल कैपिटल, फिर क्या बना है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बनेगा, और सेम वही पौधा यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम पका रहे हैं स्वपरागण। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हम क्रॉस कराएंगे। और क्रॉस करने का तरीका क्या हमारा क्या रहता है, वही सेम कि जिस कॉलम में भरते हैं उस कॉलम के ऊपर क्या है और फिर बाएं क्या है, ये देखते हैं हम लोग हैं। तो पहले हम लिखते हैं एक को, पहले आर लिख लेंगे, फिर वाई लिखेंगे, पहले कैपिटल फिर स्मॉल। देखिए इसमें ऊपर क्या मिल रहा है बड़का आर, इधर क्या मिल रहा है बड़का आर मिल रहा है। इसमें जब जाएंगे फिर आगे तो ऊपर देखिए कैपिटल वाई मिल रहा है, इधर से भी कैपिटल वाई मिल रहा है। ऐसे हम क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस खुद अपने आप करा सकते हैं। एक थोड़ा दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्रॉस करा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या है कैपिटल आर है, लिख दीजिए कैपिटल आर, इधर क्या है स्मॉल आर है, लिख दीजिए स्मॉल आर, इसके ऊपर देखिए स्मॉल वाई, इधर क्या है कैपिटल वाई। देखिए बाएं देखते हैं और ऊपर देखते हैं, ऊपर और बाएं। तो बाएं क्या है कैपिटल वाई, पहले कैपिटल लिखना होता है, और ऊपर क्या है स्मॉल वाई। तो ऐसे हम लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस करा लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीनो फिनो की बात करें यहाँ पर, तो जो हम देख पाते हैं रंग रूप आकार वही फिनो होता है, फिनोटाइप होता है। तो यहाँ पर क्या फिनोटाइप है, 9 संबंध है, 3 संबंध है, 3 संबंध है 1। और जीनो का अनुपात आपका रखना होगा। आप पढ़ेंगे 12 का, तो लिखिएगा इस तरह से कि 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 12 कितना होता है 24, ठीक है। क्या होता है 12 एकम 12 और 12 24,
ठीक। बस बीच में क्या करिएगा आप लोग, अनुपात का चिन्ह लगा दीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका जीनोटाइप। तो पूछता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी में फेनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 3 संबंध है, 9 संबंध है, 3 संबंध, 3 संबंध है 1, है ना। ठीक। अगर पूछेगा आपसे, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा गलती नहीं करना, एकदम सेम ही रहेगा अनुपात। अब पूछेगा आपसे कि मेंडल की द्वितीय पीढ़ी में, चाहे मेंडल के द्वारा कराए गए संकर संकरण में, चाहे द्विसंकर संकरण में, दूसरी पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 12 कम 12 12 24 कर लीजिएगा। ठीक है। अब परिभाषा बताते हैं, परिभाषा हालांकि पूछेगा नहीं, आपको सही लिखना रहेगा। परिभाषा बताते हैं आप लोगों को, यानी कि जब गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस जुड़दार हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जो युग्मक होते हैं अनियमित ढंग से, माने कि अपने मन से अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं, माने जुड़ते हैं और नए नए संयोग बनते हैं। अब इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9 संबंधित, 3 संबंधित, 3 संबंधित 1 में प्राप्त होते हैं। बस इतना ही, ये नियम आपका खत्म हो गया, पूरा तीसरा नियम खत्म हो गया। मेंडल का जितना नियम था खत्म हो गया पूरा, अनुसिद्धता का नियम भी खत्म हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अथवा में उसी में कि परागण से आप क्या समझते हैं, तो परागण का वीडियो हमने पीछे अपलोड कर दिया है। परागण किसे कहते हैं, बताया था आप लोगों को परागण के बारे में। परागण का मतलब ये होता है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं परागण। और जो परागण होता है इसका सचित्र वर्णन हम किए थे यहाँ पर, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख पाएंगे। और ये 10 और 12 दोनों के लिए बनाया गया है, दोनों लोग देख सकते हैं परागण का वीडियो। स्वपरागण और परपरागण 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण में क्या होता है कि जब एक ही पुष्प में जो एक ही पौधा है, स्वयं की बात करेंगे, जब किसी पौधे के पुष्प का परागण उसी पुष्प पे वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे, समय कम हमारे पास है, और उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा परागण के बारे में पूरा बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि कौन सा प्रश्न करना है